Hello everyone. I hope you are enjoying the festival of Diwali and simultaneously you are also taking care of your studies because the exams are overhead. This is our third class of Law of Tort. इससे पहले हम दो क्लासेस पूरी कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने टॉर्ट का मीनिंग, उसके इसेंशियल एलिमेंट्स और डिफरेंसेस को समझा है। ठीक है। आज हमारी जो ये क्लास है वो थर्ड क्लास है। अगर आपने वो पहली दो क्लासेस नहीं देखेंगे तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो दो क्लासेस देखें, उसके बाद ये तीसरी क्लासेस देखें। ठीक है। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ लैटिन मैगजिम्स को। ओके। चलिए, तो बनी रहिएगा हमारे साथ, मजा आएगा। ओके। तो हियर आर सम लैटिन मैगजिम्स। कुछ लैटिन मैगजिम्स हैं जिनको समझना है। इंटरेस्टिंग मैगजिम्स हैं ये और बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, रिपीटेडली पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली जो मैगजिम है वो है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया यानी जानबूझकर आपत्ति लेना, या हमने अपने लोकल लैंग्वेज में सुना होगा आ बैल मुझे मार। है ना, आपने सुना होगा आ बैल मुझे मार। तो यानी जब हम कोई मुसीबत जानबूझ के मोल लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड जो मैक्सिम है हमारी वो है रेस इप्सा लाक्यूटर, यानी घटना स्वयं बोलती है। कोई भी घटना जब होती है तो उसके घटने से ही पता चलता है कि कैसे ये घटना घटी होगी। ओके, डिस्कस करेंगे हम लोग। तीसरी है एक्सियो पर्सनलिस मॉरिटर कम पर्सोना, यानी इंसान खत्म, मुकदमा खत्म, मुकदमा चलाने का अधिकार खत्म। ठीक है। सिंपल अगर हम वर्ड्स में देखें तो इंसान खत्म तो मुकदमा भी खत्म, मुकदमा चलाने का अधिकार भी खत्म। ठीक है। बाकी जो तीसरी है एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्सियो इंजूरिया साइने डैमनम डैमनम साइने इंजूरिया। इनके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास नंबर 1 आप देखें। ठीक है। क्लास 1 में आप जब देखें क्लास को तो ये तीनों मैगजीन को हमने उसमें कवर किया है विद एग्जांपल्स विद केस लॉस। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट ये तीनों का एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लास 1 में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मैगजीन को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जानबूझकर आपत्ति लेना, यानी हम कोई चीज ऐसी करते हैं जिसमें हमने कंसेंट दी होती है, हमारी मर्जी होती है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है। ठीक है। ऊपर वाला ना करे कोई जाए। ठीक है, वैसे मजबूरी होती है हॉस्पिटल जाना। ठीक है। और वहां पे डॉक्टर ने बोल दिया उसका भाई ऑपरेशन होगा। ठीक है, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन जब होता है तो आप लोग नोटिस करिएगा तो बहुत सारे वो पेपर साइन कराते हैं। कभी आपने शायद ऑब्जर्व किया हो कि काफी सारे जो हैं वो पेपर साइन कराते हैं, पेपर्स। ठीक है, उन पे सिग्नेचर कराते हैं कि भाई ठीक है। चलिए, वो पेपर्स क्या है, उसका लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, इस यही वो मैगजिम है जो अस्पताल वालों को, ठीक है, वो पेपर साइन करवाने के लिए एनकरेज करती है। और आप जब उस उन पेपर्स को साइन कर रहे होते हैं ना तो याद रखिएगा ये वाली मैगजिम बैकग्राउंड में चल रही होती है, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना। ठीक है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ही ये बैकग्राउंड में चल रही होती है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, कि भैया अब आपका ऑपरेशन होने वाला है, आप ये ऑपरेशन अपनी मर्जी से करा रहे हैं, आप ये मुसीबत खुद मोल ले रहे हैं, आप ये आपत्ति जानबूझ के ले रहे हैं। दिस इज वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। अगर कल को कुछ हो गया आपको तो भैया हम जिम्मेदार नहीं। आई होप कि इस मैगजिम को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि अस्पताल में जब आपसे वो पेपर साइन कराए जा रहे होते हैं तो एक्चुअल में आप वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया को साइन कर रहे होते हैं, कि मैं अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में, ठीक है, ये रिस्क ले रहा हूं। ठीक है, कि भैया, हाँ, ये बात भी सच है कि उसमें डॉक्टर का नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। पता चला कैंची ही पेट में छोड़ दी, देखो उसके लिए तो उनको नाप दिया जाएगा लॉ, तो वहां पे उनको छोड़ेगा नहीं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट एक जनरल सेंस में जब हम बात करते हैं, जब हमसे वो कंसेंट ली जाती है, कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है अस्पताल में
कि भाई आपके मरीज को कुछ हो गया तो देखिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम अपनी बेहतर कोशिश करेंगे, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, है ना, दिस एंड दैट। तो एक्चुअल में जब आप पेपर साइन कर रहे होते हैं तो वो पेपर की जो लैंग्वेज है, वो पेपर में जो लिखा है वो ही एक्चुअल में वॉलेंटाइन ऑन फिट इंजूरिया है, जिसमें आप ये कह रहे होते हैं, आप इन चीजों पे साइन कर रहे होते हैं कि ठीक है साहब, मैं अपनी स्वेच्छा से जो भी मुझे नुकसान होगा, मेरा पेट काटा जाएगा, ठीक है, मेरा गॉल ब्लैडर निकाल लिया जाएगा या दिस एंड दैट, मेरे मान लो शरीर से ब्लड भी निकलेगा, ठीक है, मेरी मौत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसका रिस्क उठा रहा हूं। तो जब आप हॉस्पिटल में वो पेपर साइन कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में आप वॉलेंटाइन ऑन फिट इंजूरिया को ही साइन कर रहे होते हैं। तो वॉलेंटाइन ऑन फिट इंजूरिया जो लैटिन मैक्सिम है, इसका मतलब होता है जानबूझकर आपत्ति लेना या सम्मत कार्य से दुष्कृति, मीन्स उसका जो अपकृत्य है वो नहीं होता है। जब आप स्वेच्छा से हानि उठाते हैं तो वहां कानूनी क्षति नहीं मानी जाती, वहां ये नहीं माना जाता कि आपका अधिकार किसी ने छीना है। सामान्य क्या कह रहे हैं इस पे? वो कह रहे हैं यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपने अधिकार को त्याग दिया है, साइन कर दिया ना कि हाँ भाई ठीक है, आई एम रेडी टू टेक दिस रिस्क, मैं कंसेंट दे रहा हूं, मैं कंसेंट दे रहा हूं, तो वहां पे वो अपने अधिकार का लाभ नहीं उठा सकता। वहां फिर वो ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे नुकसान हुआ है, मुझे डैमेजेस दिलाई। ठीक है। चलिए उदाहरण के लिए वही एक एग्जांपल हमने अभी दिया हॉस्पिटल वाला, तो उसको हम समझते हैं कि भाई जब आपका ऑपरेशन होता है, ठीक है, या इवन जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ऑपरेशन कराते हैं, तो वहां पर ये वॉलेंटाइन ऑन फिट इंजूरिया होता है। वहां पर आप जब अपने कंसेंट दे देते हैं तो वहां पर आप ये क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, आप डैमेजेस को क्लेम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरे साथ तो गलत हुआ है, मेरे साथ अनुचित कार्य हुआ है, क्योंकि आपने उसके लिए कंसेंट दिया था भाई साहब। इवन जो आईपीसी है, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो आईपीसी का कौन सा सेक्शन है जो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया को कनेक्ट करता है? तो 87। हालांकि अब बीएनएस आ गया है, तो बीएनएस का सेक्शन अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़िएगा 20, सेक्शन 25, जो ये कहता है कि जब आप किसी चीज के लिए कंसेंट देते हैं तब वहां पर आपके मान लीजिए आपको इंजरी हो जाती है, ठीक है, आपको नुकसान हो जाता है, तो उसमें आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया की बात करते हैं तो इस सिद्धांत में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या है कि ये सिद्धांत वहीं लागू होगा, उन्हीं चीजों पे लागू होगा जहां जानबूझकर सहमति के साथ जो चीजें की जा रही हैं। ठीक है, जानबूझकर और सहमति के साथ कोई चीज की जा रही हो और वहां आपको कोई चोट लग गई, कोई नुकसान हो गया, ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए मुक्केबाजी करते हैं, देखते हैं ना आप बहुत सारे जो स्पोर्ट इवेंट होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट इवेंट में जब आप जाते हैं, जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो याद रखिएगा यहां पर ये वाली जो मैगजीम है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ये लागू होती है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, अचानक से क्या हुआ, बैट छूट के आपको लग गया, आपको बॉल लग गई, ठीक है, दो फील्डर जो थे वो एक ही बॉल को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, अचानक से टकराए और आपको आपके जो रिब्स थी, जो आपकी पसली थी, उसमें उस आके टक्कर लगी या जैसे भी कोहनी लगी या कुछ भी लगी और आपको इंजरी हो गई, तो आप वहां डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप वहां ये नहीं कह पाएंगे कि साहब मुझे जो है वो कंपनसेट किया जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में आप सहमति के साथ जाते हैं और जानबूझ के आपको पता होता है वहां पर वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया होता है, यानी कि वहां उन चीजों के होने के चांसेस हैं। ऑपरेशन होता है आपका तो बहुत चांसेस हैं कि वहां आपको नुकसान होगा, आपको शारीरिक कष्ट उठाना पड़ सकता है, आपको चोट लग सकती है। आप क्रिकेट के जो जो ग्राउंड है, यहाँ पर जो ये स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं, जो दर्शक बैठे होते हैं, ध्यान से समझने वाली चीज है ये जो दर्शक बैठे हैं इतने सारे हजारों लाखों की संख्या में जो होते हैं, और यहाँ से जो एक प्लेयर है,
ठीक है, सपोज करो विराट कोहली है, और जब एक लंबा सा छक्का लगाता है, और वो जो बॉल है वो जाके दर्शकों के बीच में गिरती है, तो हो सकता है उस किसी के सर में लग जाए, हो सकता है किसी के हाथ पे लगे, पैर पे लगे, और सर में लगेगी तो आप सोच के देखिए क्या हो सकता है, डेथ तक हो सकती है। तो क्या वहां पर विराट कोहली के अगेंस्ट आप डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे? आंसर इज नो। आंसर इज नो, बिकॉज जब आप जाते हैं मैच देखने के लिए, तो इसका मतलब है आपने कह दिया है, आपने अपनी सहमति दे दी, आपने टिकट खरीद लिए हैं, तो वहां बैठ के जो आपको रिस्क हो सकता है, अगर हो जाता है, तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। बट ये सहमति के साथ होना चाहिए, जानबूझ के आपने ऐसा किया होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत यही है कि जो हानि है वो अनुसांगिक रूप में होती है, यानी इंसिडेंटल होती है, हो भी सकती है, हालांकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है जब आप खेल कूद में होते हैं। ठीक है, आप हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट कुछ भी खेल रहे हैं, तो उसमें चोट लग सकती है, जनरली नहीं लगती है, इंसिडेंटल होती है ये चीज, ये ध्यान रखना है आपको। जरूरी नहीं है, देखिए बहुत रेयरली कभी ऐसा होता है कि यहां से जो प्लेयर है वो सिक्सर मारे और दर्शकों के बीच में जाके बॉल किसी के सर में लगे, क्योंकि दर्शक एक्टिव होते हैं, बॉल जब आती है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, कोई पकड़ लेता है, कभी नहीं पकड़ी जाती, कभी वहां से वो लोग हट जाते हैं, दिस एंड दैट। बट अगर ऐसा हो जाए, चलिए हम दर्शकों से निकल के मान लीजिए ग्राउंड पे आ जाते हैं। ठीक है, कई केसेस ऐसे हुए हैं कि यहां से प्लेयर ने जो है वो शॉट मारा, और यहां पे खड़ा जो दूसरा प्लेयर था उसके सर में लगी, मर गया। या फिर बॉलर को ही लग गई, मर गया। अंपायर को लग सकती है, मर सकता है, चोट आ सकती है। तो क्या उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे आप? आंसर इज बिग टाइम नो, क्योंकि आपने उसमें सहमति दी थी, आपने जानबूझ के वो आपत्ति ली है, आपने कहा है कि आ बैल मुझे मार, आ गेंद मुझे मार। देखिए ये अगर हम देखें इनडायरेक्टली, तो आपने ये चीज बोल रखी है कि आ बॉल मुझे मार। हाँ, आप बॉल को पकड़ लेते हैं, बॉल को लगने नहीं देते हैं, आप बॉल से बचते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वहां पर ये चीजें लागू होती हैं, वहां पे ये प्रिंसिपल लागू होता है कि आपने वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया किया है, और आप वहां पर डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाते ना अस्पताल में। ठीक है, अनलेस वहां नेग्लिजेंस ना हो। ठीक है, अनलेस वहां नेग्लिजेंस ना हो। बैट छूट के आपको लग गया, भाई खिलाड़ी की उससे पकड़ से वो छूट गया, पसीना आया हुआ था, ठीक है, टकरा गए, जानबूझ के नहीं टकराए, हाँ जानबूझ के बैट फेंक के मार दे, फिर तो हो ही जाएगा, फिर तो वो क्राइम है। ठीक है, लेकिन जैसे वो शॉट मार रहा था अचानक से छूट के और फील्डर को जा लगे, तो वहां पर वो उसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाए। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए देखो तीन शर्तों का होना बहुत जरूरी है। आपने ये तो पढ़ लिया कि वॉलेंटाइन ऑन फिट इंजूरिया, ठीक है साहब, आप एल मुझे मार, और फिर हम डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तीन शर्तों का पालन होना चाहिए। थ्री कंडीशंस आर टू बी कंप्लाइड। पहली क्या है? कंसेंट मस्ट बी फ्रीली गिवन, यानी सहमति जो है स्वेच्छा से दी जानी चाहिए, किसी दबाव में नहीं, किसी के प्रभाव में आके नहीं। ठीक है, आप खेलना नहीं चाहते, बट आपको जबरदस्ती वहां पकड़ पकड़ के नहीं नहीं खेल खेल, ऐसे नहीं। तो सहमति जब दी जाए, जब आप कंसेंट दे रहे हैं, तो वो बिना किसी दबाव के होनी चाहिए, वो आपकी सहमति से होनी चाहिए। जो मेथड है, जो एक्ट है, वो लीगल होना चाहिए, जो काम आप कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, सपोज करो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या क्रिकेट खेलना लीगल है? आंसर इज यस। ठीक है, हॉकी खेलना लीगल है? बिल्कुल सर। खेल कूद के जो चीजें हैं जनरली वो लीगल हैं। ठीक है, अब पता चला आप नंगी तलवारें लेके, धार धार तलवारों से आप लड़ते हैं, भाई ये लीगल नहीं है, ये लीगल नहीं है। धारदार तलवारें, नंगी तलवारें से लड़ना, ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। तो ऐसे मामलों में ये सिद्धांत लागू नहीं होता। अगर आप नंगी तलवारों से दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, और किसी को लग जाती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब इसने तो जानबूझ के वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, यानी इसने आपत्ति जानबूझ के ली थी, इसने कंसेंट भी दी थी, भले ही दी थी, बट जो आप एक्ट कर रहे हैं वो लीगल नहीं है।
सहमति भी सिर्फ और सिर्फ लीगल चीजों की ही दी जा सकती है, इलीगल चीजों की नहीं। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि इसमें ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये सहमति पर आधारित है, ज्ञान पर नहीं। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट नॉट ऑन द नॉलेज। यानी कि अगर आपको पता है, आपको नॉलेज है कि इसमें खतरा है, इसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, इसमें एक केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेन वर्सेस हैमिल्टन 1939 का। इसमें क्या होता है कि एक महिला, ठीक है, कार में सवार होती है, जैसे ओला उबर दिस एंड दैट टैक्सी। उसका जो ड्राइवर होता है वो शराब पिए हुए है। तो महिला को इस बात की जानकारी है कि ड्राइवर जो है वो ड्रंकन है। ध्यान से समझना है, ड्राइवर इज ड्रंकन, उसने शराब पी रखी है। फिर भी वो महिला जो है उस कार में बैठ जाती है, और वो ये बात जानती है कि नशे में जब कोई गाड़ी चलाएगा तो इससे खतरा हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उस नेग्लिजेंस के लिए, उस खतरे के लिए सहमति दे दी। सहमति अभी भी नहीं दी है। हाँ, जानती है, जानती है शराब पी के जो ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा है ये खतरनाक हो सकता है, पर वो फिर भी नहीं चाहेगी कि उसको नुकसान हो। तो आप उसका बचाव नहीं ले सकते कि साहब उसे पता था पहले से ही कि ड्राइवर ने पी रखी है। पी रखी है, उसे रिस्क की जानकारी थी, नॉलेज थी, पर फिर भी उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी ऐसे मामलों में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान से समझिए। यानी नॉलेज ऑफ द रिस्क डजेंट मीन दैट आई हैव गिवन द कंसेंट। तो ये सहमति पर आधारित है, ज्ञान पे नहीं। उसे पता है कि शराब, जब आप पिए हुए हैं, कोई ड्राइवर शराब पिए हुए है तो नुकसान हो सकता है, गाड़ी ठोक सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने चोट खाने की सहमति दे दी है। सहमति नहीं है वो। सहमति और ज्ञान में फर्क है, इस केस में किया गया, ये बहुत स्पष्ट किया गया। यहाँ पे इसको सहमति नहीं माना जाएगा। तीन चीजें आपको ध्यान से समझनी है। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया जब होगा अप्लाई तो उसमें ध्यान रखना है कि वो कंसेंट फ्री दी गई थी, जो एक्ट या मेथड था उसको करने का वो लीगल था, जो काम आप कर रहे थे वो लीगल थे, क्रिकेट खेल रहे थे तो क्या वो लीगल है। ठीक है, और ये कंसेंट पर बेस्ड है, ना कि नॉलेज पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर, हमने शर्तों की भी बात कर ली, क्या इस सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं? क्या जब हम लोग वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया की बात करेंगे, जब हमने जानबूझ के आपत्ति ली होगी, जब आ बैल मुझे मार वाली स्थिति होगी, तो क्या तब भी हमारे कुछ अधिकार बने रहेंगे? आंसर इज यस। यस, ऑब्वियसली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चल, अ पर्सन ए, डॉक्टर ने कहा आपका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में पेट कटेगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लड लॉस होगा। ठीक है, जो जनरल चीजें हैं वो होंगी, हमने मान लिया। डेथ भी हो सकती है, कोई सीरियस और बहुत मेजर कोई ऑपरेशन होना है तो। पर क्या डॉक्टर की नेग्लिजेंस का भी रिस्क हम ले रहे हैं? क्या उसके लिए भी हमने कंसेंट दिया है? क्या हमने डॉक्टर को यह भी कह दिया है कि ठीक है तुम हमारे पेट में कैंची छोड़ देना, तुम हमारे पेट में तौलिया छोड़ देना? ठीक है, कोई ऑपरेशन करने का औजार हमारे पेट में छोड़ देना, इस बात की थोड़ी ना कंसेंट देंगे हम। आपके नेग्लिजेंस के लिए आपको बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, एक डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन किया, पेट में कैंची छोड़ दी, उसको दिक्कत हुई, दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। वो गया कोर्ट में, उसने कहा साहब डैमेजेस दिलाइए। दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ा, मुझे तकलीफ सहनी पड़ी, मैं बेड पे पड़ा रहा, दिस एंड दैट।
डॉक्टर के खिलाफ केस कर दिया। डॉक्टर ने कहा साहब वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, इन्होंने अपनी सहमति दी थी ऑपरेशन करने की। सही बात है, सहमति दी थी, पर क्या कैंची छोड़ने की सहमति दे दी थी क्या भाई साहब आपको? क्या आप मेरे पेट में कैंची छोड़ देना? ये तो नेग्लिजेंस है, ये तो घोर लापरवाही है आपकी। ऐसे मामलों में आपको बचाव नहीं मिलेगा, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, सिद्धांत के अपवाद हैं। यहां ऐसे मामलों में आप बचाव नहीं ले पाएंगे। समझ आई बात? तो असावधानी के मामले, जहां आपने नेग्लिजेंस किया हो, जहां आपने लापरवाही की हो, आप इस चीज का बचाव नहीं ले पाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे। और उदाहरण में वही केस अभी हमने जो डिस्कस किया है, डेन बनाम हैमिल्टन। तो इसमें यह स्पष्ट किया गया कि खतरे का ज्ञान होने से खतरा उठाने की सहमति का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। द नॉलेज ऑफ द रिस्क इज नॉट द सेम थिंग एज कंसेंट टू रन द रिस्क। खाली नॉलेज होना सहमति नहीं है, ज्ञान होना सहमति नहीं माना जाएगा। ड्राइवर अगर शराब पिए हुए है तब भी हम यही चाहेंगे, इसी बात की सहमति देंगे कि ठीक है भाई चलो, लेकिन गाड़ी ठोकने की सहमति नहीं है वहां पर। नॉलेज है, हो सकता है दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है चीजें, लेकिन इसको हमारी सहमति ना माना जाए। इसमें भी यही निर्णय हुआ कि सवार होने से पहले वादिनी ये जानती थी शराब के नशे में खतरा हो सकता है, किंतु उससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि उसने प्रतिवादी को असावधानी से उत्पन्न खतरे के लिए सहमति दे दी थी। उसको क्षतिपूर्ति मिलेगी, आप बच नहीं सकते, आप बचाव नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपका नेग्लिजेंस है। हाँ, तब तो हम मान लेंगे कि साहब आपने ना पी रखी थी, ठीक है, आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन कर रहे थे, आप रेड लाइट को जंप नहीं कर रहे थे, आप ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर रहे थे, अचानक से कोई रॉन्ग साइड से आया और साहब जो है गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया साहब, मैंने सारी केयर करी, मैंने कोई नेग्लिजेंस नहीं किया, उसके बावजूद भी चोट लग गई, तो साहब मैं डैमेज नहीं दे पा दूंगा। हाँ, फिर तो कोर्ट भी कहेगी ठीक है भाई तेरी गलती नहीं थी, ना तू ओवर स्पीड कर रहा था, ना आप किसी कानून का उल्लंघन कर रहे थे, ठीक है, ना आपने शराब पी हुई थी, आप बहुत अच्छे से एकदम सज्जन व्यक्ति की तरह, एक सज्जन ड्राइवर की तरह गाड़ी चला रहे थे, उसके बाद कोई रॉन्ग साइड से आ गया और आपको उसने ठोक दिया, या गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तब तो ठीक है, तब तो हम मान लेंगे। बट जहां आपकी खुद की गलती है, जहां आपने नेग्लिजेंस किया है, वहां बचाव नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप अगर नेग्लिजेंटली ऑपरेशन करते हैं किसी को, ठीक है, पेट में कैंची छोड़ते हैं, तौलिया छोड़ते हैं, तो साहब हम आपको बचाव नहीं देंगे। तब आप ये नहीं कह सकते कि ये वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया है। ठीक है, अपनी गलती की सजा दूसरे को आप नहीं दे पाएंगे। भले ही उसने सहमति दी थी कि साहब मेरा ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन की सहमति दी थी, कैंची छोड़ने की नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए। दूसरा दूसरा अपवाद ये है कि जहां रेस्क्यू किया जा रहा हो किसी को, रेस्क्यू किसी को बचाया जा रहा हो, प्राण रक्षा की जा रही हो किसी की, वहां भी ये नहीं कह सकते कि साहब इसने तो जानबूझ के आपत्ति मोल ली थी, हम क्या करें। इसमें एक केस है, इंपॉर्टेंट केस है, हेंस बनाम हार्वुड, 1935 का केस है। इसमें होता ये है कि एक घोड़ा गाड़ी होती है, ठीक है, सड़क पे उसको छोड़ दिया नौकर ने, ऐसे ही मतलब अकेला छोड़ दिया, घोड़ों के पास कोई नहीं है, बच्चे ने पत्थर फेंक दिया, पत्थर मार दिया, जिससे घोड़े जो वो चल पड़े या दौड़ने लगे, या जिसे कहते हैं बिदक जाना, ठीक है, चल पड़े। अब दौड़ने लगे, घोड़ा गाड़ी दौड़ने लगी, कोई चलाने वाला कंट्रोल करने वाला है नहीं। अब इसमें एक आदमी जो सिपाही था, जो पुलिस वाला था, उसने देखा, उसने सोचा कि अगर इस घोड़ा गाड़ी को नहीं रोका गया तो इससे क्या होगा भैया, बच्चों को कुचल देगा, महिलाओं को कुचल देगा, इंसानों को कुचल देगा, तो लोगों की जान बचानी पड़ेगी मुझे। अब वो क्या करता है, वो आदमी वही साउथ के हीरो की तरह, फिल्मी हीरो की तरह बेचारा कोशिश करता है, जान को खतरे में डालता है और उस गाड़ी को रोक देता है फाइनली। लेकिन रोकने में उसको बहुत चोटें आ जाती हैं, ठीक है, चोट आती है तो वो डैमेजेस क्लेम करता है, वो टॉर्टियस लाइबिलिटी के लिए वाद लाता है। अब उसमें उससे ये कहा जाता है, वहां पे ये उसका बचाव लेने की कोशिश की जाती है कि साहब इन्होंने तो जानबूझ के वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया किया था, इन्होंने किसी ने कहा थोड़ी था इन्हें गाड़ी रोकने के लिए।
घोड़ा गाड़ी रोकने के लिए क्या पुलिस वाले को किसी ने कहा था? तो कोर्ट ने कहा नहीं, यहाँ किसी की जान बचानी थी भाई साहब, यहाँ किसी को रेस्क्यू करना था। तो यहाँ पे वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का बचाव आपको नहीं मिलेगा, आपको इन्हें डैमेजेस देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल था, किसी की जिंदगी बचाने की बात थी। इसने शौक में घोड़ा गाड़ी को रोकने का, इसने कोई ये कोई साउथ का हीरो नहीं बन रहा था। यहाँ किसी की जान बचानी थी, और जहां जान बचानी हो वहां पे आप वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया करते हैं, और अब आपको आपको चोट आ जाती है, फिर भी आप डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे। ये नहीं माना जाएगा कि साहब जानबूझ के आपने चोट लगवा ली, हम क्या करें। नहीं, किसी की जान बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चल, तीसरा होता है कि जहां स्टैट्यूटरी ड्यूटीज बनाई हो। स्टैट्यूटरी ड्यूटी का मतलब समझिएगा ध्यान से, जहां कोई कानून बना और उस कानून में ही लिख दिया गया हो, ठीक है। स्टैट्यूट्स क्या होता है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी क्या होती है, कानूनी कर्तव्य, ठीक है, कानूनी कर्तव्य होता है आपका। अब जैसे क्या होता है कि जो ये फैक्ट्री वगैरह होती हैं, ठीक है, फैक्ट्री में जब कोई काम कर रहा होता है, मशीन पे काम कर रहा है, मान लो सपोज करो, एक जैसे मान लो लकड़ी काटने की एक फैक्ट्री है, आरा मशीन लगी हुई है, और वहां पे जो काम कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, तो अब हो सकता है भाई इसको चोट लग जाए, मशीन पे काम करता है, खतरे वाली बात है, ठीक है, और वहां पे उसका हाथ कट गया या उसको चोट आ गई, तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में ये चीजें साफ है कि जो एम्प्लॉयर है, यानी जो मालिक है उस फैक्ट्री वगैरह का, उसको उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो कहने लगे कि साहब मजदूर ने तो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया किया था, इसने तो जानबूझ के मुसीबत मोल ली थी, इसे पता था पहले से कि इस जो मशीन है यहाँ चोट लग सकती है, भले ही लग सकती है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बना है ना, पार्लियामेंट ने बनाया है ना, आपके ऊपर स्टैट्यूटरी ड्यूटी इंपोज करी है, आपका कर्तव्य बनाया है, तो आप इसे पैसा देंगे, भले ही नॉन फिट वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया हुआ हो, भले ही इसने आपत्ति जानबूझ के मोल ली हो, तब भी आप इस चीज का बचाव नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये कानून बना दिया गया कि जब कोई काम करेगा व्यक्ति, आरा मशीन पे मान लो ब्लेड है, उससे उसकी उंगली कट सकती है, हाथ कट सकता है, या कोई मशीन है उस पर उसको चोट आ सकती है, ऊपर से गिर के वो मर सकता है, मान लो साइट पे कोई काम कर रहा है, तो ये उसका कर्तव्य होगा, वहां पर वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का बचाव उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये कानून है, जहां कानून ही बना दिया गया हो ऐसा, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए, अवैधानिक कार्यों के मामले में, ठीक है, जहां आप एक्ट ही अनलॉफुल कर रहे हो, ठीक है, आपका जो जो एक्ट है वो ही अनलॉफुल हो, वो लीगल ही ना हो, तब भी आपको बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि या तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो गैर कानूनी तरीके से कर रहे हो, या वो काम ही गैर कानूनी, ठीक है। जैसे आप जो बॉक्सिंग करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, तो बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं, और आप क्या कर रहे हो, वैसे ही मुक्कों से मंड रहे हैं बस, वो दांत तोड़ा, किसी की आंख फोड़ी आपस में एक दूसरे की, आपने आपने मुक्का मारा, सामने वाले का दांत टूट गया, ठीक है, जो सेफ्टी गार्ड्स थे वो नहीं आपने यूज किए, ग्लव्स इस्तेमाल नहीं किए, तो बिना ग्लव्स के मुक्केबाजी करना वो लीगल नहीं है, नंगी तलवारों से लड़ना वो लीगल नहीं है। तो जब आप अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो तब भी आपको वॉलेंटाइन, आप ये नहीं कह रहे नंगी तलवारों से लड़ रहे थे और सामने वाले को काट दिया, लग गई उसके गर्दन पे, खून बह रहा है, या हाथ कट गया, या उंगली कट गई, कुछ भी हो गया, आप कहेंगे नहीं नहीं साहब वॉलेंटाइन ऑन फिट इंजूरिया, इसने तो सहमति दी थी, इसने तो आपत्ति जानबूझ के मोल ली थी। भाई आप जो काम कर रहे हैं वो लीगल ही नहीं है, आप इस चीज का बचाव सिर्फ तभी ले सकते हैं जब वो काम लीगल हो, लेकिन आप तो काम ही इलीगल कर रहे थे, तब वहां पे आपको इस चीज का बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब एक सवाल उठता है, क्या खतरे के ज्ञान से यह समझा जाएगा कि सहमति है, डज द नॉलेज ऑफ रिस्क इम्प्लाई कंसेंट। तो ये डैन वर्सेस हैमिल्टन जो मैंने अभी बताया था, शराब पिए हुए ड्राइवर साहब का जो केस था, उसमें ये चीज साफ हो गई कि नहीं, खतरे का ज्ञान सहमति नहीं समझा जाए, ठीक है। अगर किसी को नॉलेज ऑफ रिस्क है तो इसका मतलब उससे उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। चलिए, घटना स्वयं बोलती है, घटना स्वयं बोलती है, रेस इप्सा लाक्यूटर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए,
एक एक कहानी से इसको हम समझते हैं। ये रास्ता है, ठीक है। यहां पर एक व्यक्ति है, यहां से गुजर रहा है ए नाम का। यहाँ एक घर बना हुआ है, घर है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अचानक से, ठीक है, अचानक से कोई सामान, कोई चीज इसके ऊपर आके गिरती है धड़ाम से। ये सिंपली जा रहा है धड़ाम से, और इसको आके चोट लगती है। क्या इसको इतना होश होगा बेचारे को कि वो देखे कि किसने क्या गिराया, किसकी गलती है, कौन था? क्या इसको इतना होश होगा? नहीं। क्या इसे ये साबित करना पड़ेगा साहब कौन था, किसी ने देखा, गवाह को बुला के लाओ? नहीं, कोई जरूरत नहीं। वहां जो घटना घटित हुई है उसी से पता चल जाएगा, वो ही स्वयं बता देगी कि क्या हुआ हो। ओके। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो इसको पता होंगी ही नहीं, बस इसे इतना पता होगा, साहब मैं जा रहा था, अचानक से कुछ गिरा, और मुझे जब होश आया मैं अस्पताल में था। ये हो सकता है कि नहीं? साहब मैं तो सिंपली जा रहा था, ठीक है, कुछ गिरा, मुझे सब इतना पता है, मैं वहां पहुंचा था, उस घर के सामने था, कुछ गिरा, गिरा तो मैं अस्पताल में ही मुझे होश है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है घटना स्वयं बोलती है, रेस इप्सा लॉक्यूटर। यहां पर आपको ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती कौन था, किसने गिराया, किसकी गलती, कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये दिखाना है कि क्या वो चीज जिससे आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं उसके कंट्रोल में थी, या उसके नौकर के हाथ में थी, या वो ऐसी घटना है जो बिना नेग्लिजेंस, असावधानी के हो ही नहीं सकती, ठीक है। बस ये साबित कर। तो घटना स्वयं बताएगी कि क्या स्थिति थी, ठीक है। दो शर्तें हैं इसमें, वही कि वो चीज आपके उसमें हो। जैसे अब यहाँ घर के ऊपर जो ये मान लो कोई सामान रखा हुआ था, सपोज करो कूलर रखा हुआ था, ठीक है, उन्होंने ध्यान किया नहीं, इसके जो स्टैंड वगैरह था, होता है ना, देखते हैं ना एसी लगे होते हैं, अब यहाँ एसी का ध्यान इन्होंने किया नहीं, इसके वो गल चुके थे, ये हट चुके थे, एसी धड़ाम से गिरा किसी के सर पे आके, ठीक है, जख्मी हो गया, सर फूट गया। तो क्या ये आपके कंट्रोल में थी? बिल्कुल थी। क्या ये आपकी असावधानी के चलते हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है। आपने ध्यान क्यों नहीं रखा? आपने समय रहते एसी वगैरह का जो स्टैंड या जो हम लगा देते हैं वो दीवारों में फिटिंग होती है, उसका ध्यान क्यों नहीं किया? प्लास्टर उखड़ गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, ठीक है। तो अगर ये आपके नेग्लिजेंस की वजह से घटित हुई है ये घटना, तो फिर आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे, और घटना स्वयं बताएगी, रेस इप्सा लॉक्यूटर। दो केसेस हम इसमें पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बायरन वर्सेस बॉडले, 1863 का ये केस है। एक सार्वजनिक रास्ता है, एक पब्लिक रोड है, वहां से एक व्यक्ति गुजरता है, ठीक है, एक मकान के पास आया तो आटे का पीपा, पीपा समझो ऐसे समझो जैसे जिसमें आटा रखते हैं, स्टील का, या फिर पहले तो मिट्टी के या फिर उसके हुआ करते थे, वो पीपा जो ऊपरी मंजिल से उसके सर पे आके गिरा, वो घायल हो गया। अब उसे तो यही नहीं पता कि कैसे घटना हुई, किस प्रकार हुई, कैसे गिरा, ठीक है, कुछ पता नहीं है उसको, तो बस आका आया, सर पे गिरा, बस उसको चोट लग गई, बेहोश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उससे ये नहीं कहा जाएगा कि भाई साहब गवाह लेके आओ, बताओ कौन था, किसने गिराया, आपने साबित नहीं किया तो आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। ये मूर्खता वाली बात होगी, कोर्ट ने ये कहा। उसमें बस उसको ये बताना है कि साहब मैं वहां से गुजर रहा था, अचानक से ऊपर से कुछ गिरा, या ये चीज गिरी, या सीधा मेरे सर पे आके लगी, और उसके बाद मैं बेहोश। वहां जाके जब हम देखेंगे परिस्थितियों को तो उससे पता चलेगा, अच्छा आटा बिखरा हुआ है, कोई चीज टूटी हुई है, वहां ब्लड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीजों से आप क्या समझ जाएंगे, घटना स्वयं बोलेगी कि नहीं कि हाँ क्या हुआ होगा, इसमें क्या नेग्लिजेंस रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, एमसीडी जो है आपकी, ठीक है, बनाम सुभागवंती, 1966 का केस है ये, ठीक है। दिल्ली का चांदनी चौक, वहां पे घंटा घर, ठीक है, जो घंटा आपने देखा होगा, घंटा घर जो बड़ी सी घड़ी लगी होती है बहुत जगह, जैसे मेरठ में घंटा घर है, बहुत जगह पे बड़े बड़े शहरों में ये होता था,
ठीक है। तो होता क्या है कि वो जो घंटा घर है वो गिर जाता है। ठीक है। जिसमें कई व्यक्तियों की मौत हो जाती है, जिसमें सुहागवंती का जो पति है वो भी मर जाता है। ठीक है। अब जब वहां उसकी जांच हुई तो ये पता लगा कि जो बिल्डिंग में जो मटेरियल लगा हुआ था उसकी जो लाइफ थी वो सिर्फ 40 से 45 साल ही थी। यानी जब वो बना था तो उसकी जो लाइफ थी वो 40 से 45 साल ही थी, इस तरह का मटेरियल लगा हुआ था। जबकि उस घंटा घर को 80 साल हो चुके थे। यानी ये म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी थी, ये एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि उसकी जांच करें। ठीक है। अगर वो अपने समय से ऊपर हो गया है तो भाई उसे दोबारा बनवाओ, उसको गिराओ, नहीं तो वो किसी दिन गिरेगा तो जान ले लेगा लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जो डिसीजन दिया वो यही दिया कि परिस्थितियों में जो घटना है वो इस बात का परिणाम है कि प्रतिवादी जो कॉरपोरेशन है, जो एमसीडी है, उसकी ओर से असावधानी बरती गई, नेग्लिजेंस बरता गया, इसलिए जो कॉरपोरेशन है वो उत्तरदायी है। यानी जो सुभागवंती के जो पति की मौत हुई उसके लिए वो डैमेजेस देने पड़ेंगे, दिल्ली जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको। क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि भाई 40 से 45 साल जब पूरे हो चुके हैं तो उस घंटा घर को या तो तुम उसका जो मरम्मत करो, उसको तोड़ के दोबारा से बनाओ। 80 साल हो चुके हैं, आप लगभग डबल उसमें जा चुके हैं। जिसकी वैलिडिटी मान लो 40 साल है, आप उसे 80 80 साल इस्तेमाल कर रहे हो तो वो तो एक दिन गिरेगा, प्लास्टर उखड़ गया होगा। ठीक है। दीवारें कमजोर हो गई होंगी। तो ऐसे मामलों में, ठीक है, ये चीजें लागू नहीं। ओके। तीसरा, एक्स एक्सियो पर्सनलिस मॉरिटर कम परसोना। व्यक्ति की मृत्यु के साथ उसका मुकदमा चलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। यानी इंसान खत्म, मुकदमा खत्म। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो लैटिन मैक्सिम है, अब इसका जो प्रभाव है, इसका जो महत्व है बहुत कम हो गया है, क्योंकि समय समय पे इसको माना गया है कि ये गलत है। क्योंकि मरने के बाद भी इंसान के कुछ अधिकार बने रहने चाहिए। ठीक है। बट चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि मृत्यु के साथ साथ कुछ मामले अभी भी ऐसे हैं जहां मौत हुई, इंसान का जो अधिकार है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो जनरली ये होता है कि भाई कोई घटना हुई, उसमें उसके जीवन काल में कोई मान लो केस आया, केस चला, उसकी मौत हो गई। देखते हैं ना कि भाई किसी ने चोरी की थी, केस चल रहा था, डेथ हो गई। चलो, किसी ने मर्डर किया था, सजा मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गई किसी वजह से, तो उसका अधिकार या जो उसकी जो लाइबिलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। दोनों मान लो मर गए तो भी केस भी खत्म। बट इसमें बहुत सारे जो हैं अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। ठीक है। सामान्य कानून की अगर हम बात करें, जैसे संविदा भंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, संपत्ति के अनुचित ढंग से प्रयोग करने का मामला होता है, तो उसके जो एलआर होते हैं, एलआर, एलआर का मतलब होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। उनके जो वारिस होते हैं, उत्तराधिकारी जो होते हैं, वो केस कर सकते हैं। ठीक है। और समय समय पे कई सारे कानून बनाए गए हैं, फेटल एक्सीडेंट एक्ट, ठीक है, अधिनियम 3 1930, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1833, नियोजक दायित्व अधिनियम, बहुत सारे कानून समय समय पर पास किए गए, जिसमें जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया, ए मर गया और बी उसका बेटा है, तो वो केस चलाएगा, वो केस चलाएगा। ठीक है। लॉ रिफॉर्म्स एक्ट 1934 में भी कई सारे नियम बदल दिए गए। अब ये कहावत मात्र रह गई है। हालांकि कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें ये अभी भी लागू होती है, जैसे मानहानि का, शील भंग का, ठीक है, दंपति में से किसी एक को अलग रहने के लिए फुसलाने का, ठीक है, अडल्ट्री का। अडल्ट्री आप समझते हैं कि जब मान लीजिए ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक है, ए हस्बैंड है, जो बी है जो वो वाइफ है, और जो डी है वो सी के साथ कोहैबिटेशन करती है, ऐसे समझिए फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश कर लेती है, तो इसे कहा जाता है अडल्ट्री। ठीक है। तो ऐसे मामलों में अभी भी ये चीजें लागू होती हैं। हालांकि कुछ ही मामले ऐसे रह गए हैं जिसमें इंसान के मरने के बाद उसका जो मुकदमा चलाने का अधिकार है वो खत्म हो जाता है, अदरवाइज इन चीजों को बदल दिया गया है। ठीक है। चलिए, आई होप चीजें समझ आई होंगी आप लोगों को। ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके। समझते हैं फिर कौन कौन सी ये
मैगजीन्स हैं। चलिए, तो तीन मैगजीन हमने इसमें अच्छे से समझी। तीन मैगजीन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्लास वन, उसके लिए आप देख लीजिएगा। कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, कोई भी आपका कंसर्न है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, बेशक आप पब्लिक कमेंट में लिखिए जो भी हमारी कमियां हैं, या आपको कुछ अच्छा लग रहा है। देखिए, अगर आप कुछ अच्छा लिखेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप जो भी हमारी खूबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं हमारे वीडियो की, हमारे लेक्चर्स की, वो भी बताइए। और जो कुछ कमियां हैं, बिल्कुल बिंदास बेझिझक दिल खोल के कमेंट में लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे उस पर काम करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।